पढ़ेंगे छठी कक्षा के दूसरा अध्याय ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। यह उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुव पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ा उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती होगी? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप सावधानीपूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। चित्र संख्या 2.1 में देख सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये क्या है? ग्लोब है। तो इसमें कहा क्या जा रहा है कि पृथ्वी जो है उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव, ऊपर वाला को उत्तरी ध्रुव मानेंगे और नीचे वाला को दक्षिणी ध्रुव, पर थोड़ा चपटी हुई और बीच में थोड़ा सा ये वाला भाग उभरा हुआ है। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाया जा सकते हैं, पॉकेट में रखने योग्य ग्लोब तथा गुब्बारे जैसा ग्लोब जिसमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। ग्लोब स्थिर नहीं होता है। ग्लोब स्थिर नहीं होता। इसमें उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घुमाया जाता है। जैसे इसे को गोल गोल हम लोग नचा सकते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको घूर्णन गति। तो ग्लोब पर हम सिर्फ घूर्णन गति को समझ सकते हैं। आगे पढ़ेंगे घूर्णन एवं परिभ्रमण गति। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों एवं महासागरों को उसके सही आकार में दिखाया जाता है कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा, ये ग्लोब पर हमको दिख जाता है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब कौन सा स्थान कहाँ पे है, इसका वर्णन करना इस ग्लोब पे चाहे पृथ्वी पे कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसी बताया जाए। जैसे अभी इंडिया में है हम लोग, तो सऊदी अरब कहाँ पे है, कितने लोकेशन पे है, कहाँ पे है, ये हम लोग आसानी से नहीं बता सकते हैं। इसके लिए हमने कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं को संदर्भ की आवश्यकता होती है। अब कहाँ बताना है, कितना दूरी से है सऊदी अरब या अमेरिका भारत से, ये दिखाने के लिए कुछ हमको बिंदु एवं रेखाओं को संदर्भ की आवश्यकता होती है। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थिर होती है जिसे अक्ष कहते हैं। ये नीचे वाला इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिससे होकर सुई गुजरती है उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव है। ये सुई जो है ये, और ये दक्षिणी ध्रुव हो गया, ये हो गया उत्तरी ध्रुव। जैसे चित्र में हम लोग देख सकते हैं। इसको क्या कहेंगे? अक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे? अक्ष कहेंगे। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिससे होकर सुई गुजरती है उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुव है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पूर्व से पश्चिम की ओर, किधर से? पूर्व से पश्चिम की ओर घुमाया जा सकता है। लेकिन याद रखें, इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं है। जैसे पृथ्वी जो है हमारा ऐसे गोल, इस पर वास्तव में कोई सुई नहीं है। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा। अब ऐसे मान सकते हैं कि ये क्या है? ये काल्पनिक रेखा है जिस पे वो घूमती है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब पर दो बराबर भागों में बांटती है। आगे देखिए, इस फोटो में हम लोग देख सकते हैं। इसे विषुवत वृत्त कहते हैं। जैसे इसको हम लोग क्या कहेंगे? इस फोटो में देख सकते हैं, ये है हमारा विषुवत वृत्त। कलर चेंज कर लेते हैं, समझ में आएगा। ये हो गया हमारा विषुवत वृत्त। पृथ्वी के दो बराबर भागों में बांटती है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। यहाँ कलर चेंज करेंगे। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध और आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध। देखिए यहाँ हम लोग इस पे समझेंगे। ये जब विषुवत रेखा हम लोग बीचों बीचों इसको भाग बांटे, तो इसके उत्तर में जो होगा, उत्तर यानी ऊपर, उत्तर से ऊपर याद रखेंगे। ये ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। ये दोनों बराबर आधे भाग होते हैं। ये आधा आधा बीच में से लकीर खींचे हैं तो आधा आधा ही होगा। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। यह विषुवत वृत्त क्या है? ये काल्पनिक है, ऐसे माना गया है। एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने तथा सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। मैंने स्थिति बताने के लिए कौन जगह कहाँ है, ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है।
विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश या समांतर रेखा कहते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि अक्षांश या समांतर रेखा, ये तो हमारा ये भी एक तरह का क्या हो गया, समांतर रेखा है, लेकिन जो बीचों बीच होगा उसको क्या कहेंगे, ये हो गया विषुवत। विषुवत, उसके ऊपर ये जो लाइन दिख रही है ऐसे काल्पनिक, ये हो गया अक्षांश रेखा या इसको समांतर रेखा कहेंगे। ये सब क्या है, काल्पनिक है। जिस तरीके से उत्तरी ध्रुव में होगा उसी तरीके से दक्षिणी ध्रुव में होगा। आगे देखते हैं, विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाता है, इसको शून्य मानते हैं। जो मिडिल में है विषुवत वृत्त उसको शून्य मानते हैं। चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी की चारों ओर के वृत्त के 1/4 है, अतः इसका माप होगा, अब इसको हम लोग 360 डिग्री के 4 भागों में बांटेंगे ये विषुवत रेखा को। इस प्रकार 90 डिग्री अंश उत्तरी अक्षांश एवं उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है। माने इसको बांटेंगे तो ये यहाँ तक आएगा, कितना तक, 90 डिग्री तक। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाएं को उत्तरी अक्षांश कहते हैं, ये हम लोग समझ चुके हैं, तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण में सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। तो यहाँ हम लोग समझ गए उत्तरी अक्षांश एवं दक्षिणी अक्षांश। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण भी लिखना जरूरी होता है। जब भी हम अक्षांश के बारे में लिखेंगे तो ये उत्तर की तरफ है या दक्षिण की तरफ, ये हमको पता होना चाहिए, तब हम लोग सही स्थिति जान सकेंगे। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र के चंद्रपुर एवं ब्राज़ील, दक्षिण अमेरिका में बेलो होरिजेटो दोनों एक ही अक्षांश। अब इसमें ये समझने वाली ये बात है कि यहाँ पे हो गया भारत का लोकेशन लगभग, तो यहाँ देखेंगे कि जिस अक्षांश पे महाराष्ट्र का जगह पड़ेगा, जैसे जैसे सीधा लाइन खींचेंगे तो उसी में ब्राज़ील का भी स्थान आएगा। तो इसको कैसे हम लोग याद करेंगे, उसके लिए एक अन्य रेखा की जरूरत होगी, उसको हम कहेंगे देशांतर रेखा, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। चित्र 2.2 में स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर होते जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। इसको हम लोग इस तरीके से समझें कि कोई एक गोला गेंद ले ले, यहाँ बनाते हैं, कोई गोला हम गेंद ले ले और यहाँ जो इसकी लंबाई होगी तो मैक्सिमम होगी, ये विषुवत हुआ, और धीरे धीरे ये क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। महत्वपूर्ण अक्षांश एवं समांतर रेखा, अब इसमें क्या है, कोई बहुत सी रेखा है, इसमें महत्वपूर्ण कौन सी विषुवत रेखा है और अक्षांश रेखा है उसको समझेंगे। विषुवत 0 डिग्री जो बीचों बीच गुजरता है, उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री माने सबसे ऊपर वाला, दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री माने सबसे नीचे वाला के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश या समांतर रेखाएं भी है। ये कौन कौन सी है यही समझ लेते हैं हम लोग ही चित्र में। देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ये तो 90 डिग्री हो गया, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, उसके बाद उत्तरी शीत कटिबंध उत्तरी ध्रुव के ये 66.5 डिग्री भी हम लोग ध्यान में रखेंगे, और ये कर्क रेखा इसको कहते हैं, जो मिडिल में 23.5 डिग्री उत्तर में है, इसको कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिण में वो मकर रेखा। ये ध्यान देने वाली बात है यहाँ। फिर हम लोग देखते हैं आगे, तो ये 4 महत्वपूर्ण रेखाएं हम लोग समझ गए। एक हो गया ये और ये ध्रुव वाला। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री, जो हम लोग जैसे चित्र में देखे हैं, उत्तरी ध्रुव में 23.5 डिग्री उत्तर, इसको उत्तर पर ध्यान देना है। दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री पे ही, लेकिन ये दक्षिण, ये ध्यान देने वाले बात है। विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर उत्तरी ध्रुव वृत्त, और विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव वृत्त। जैसे इसको देखिए, ये 66.5 डिग्री वृत्त ये हुआ, अगर दक्षिण है तो नीचे वाला और उत्तर है तो ये ऊपर वाला। पृथ्वी के ताप कटिबंध, अब इसमें हम लोग समझेंगे पृथ्वी के ताप कटिबंध। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। कर्क रेखा और मकर रेखा, ये जो हम लोग देखे थे, इसके ठीक ऊपर होता है सूर्य का प्रकाश वर्ष में एक बार। ये कर्क रेखा और ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा।
इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, इसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। तो अब हम लोग यहाँ से समझ सकते हैं उष्ण कटिबंध कौन कौन हुआ, ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये वाला भाग और ये वाला भाग। कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। केवल कर्क रेखा एवं मकर रेखा पे ही सूर्य कभी भी सिर के ऊपर होता है, इसके अलावा कहीं नहीं। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती है, जैसे ये अगर हम किसी गोला को ले तो अगर टॉर्च मारे तो यहाँ पे पड़ेगा तो तिरछा ही पड़ेगा। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त पर दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच पड़ने वाली क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। अब शीतोष्ण कटिबंध यहाँ फोटो में हम लोग समझेंगे। ये वाला भाग जो मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा से लेकर ध्रुव तक का जो ये पट्टी हुआ, ये हो गया दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, और उत्तर वाला में होगा तो उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। तो यहाँ से ये समझने को हमको मिल रहा है कि कर्क रेखा और शीत कटिबंध के बीच वाले भाग को कहते हैं उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। उत्तरी गोलार्ध में ध्रुव वृत्त, ये तो हम लोग समझ गए हैं, और यहाँ समझते हैं उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव और वृत्त, और उत्तरी ध्रुव में दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र बहुत ठंडा होता है। कौन सा भाग, ये वाला भाग बहुत ठंडा होता है। ये नीचे वाला दक्षिणी शीत कटिबंध, इसका नाम से ही पता चलेगा उत्तरी शीत कटिबंध, यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा होगा। अब नया चीज़ हम लोग यहाँ देखेंगे देशांतर। ये तो हम लोग यहाँ देखे हैं, इसको विषुवत वृत्त, इसको समानांतर रेखा या अक्षांश रेखा हम लोग कह रहे थे। अब नया चीज़ हम लोग को मिला क्या, देशांतर रेखा। ये ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, ये हो गया देशांतर रेखा। तो अक्षांश देशांतर हम लोग समझ रहे हैं। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त, ये अक्षांश के अतिरिक्त, ये हो गया अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियाँ की आवश्यकता होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महाद्वीप में तोंगा द्वीप और हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप दोनों एक ही अक्षांश में। अगर मैप होगा तो आप वहाँ देख सकते हैं या अपने ग्लोब पर कि यहाँ लगभग हिंद महासागर होगा और यहाँ प्रशांत महासागर, ये दोनों अलग अलग जगह पे है, एक ही। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पर 20 डिग्री दक्षिण में स्थित है। दक्षिण कहाँ है, मिडिल से नीचे। उसकी यही स्थिति जानने के लिए हम पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाले संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इस स्थानों की दूरी कितनी है। जैसे किसी भी स्थान को बताना है तो हम इस लाइन को अक्षांश बता देंगे। यहाँ तो ये भी पड़ रहा है, ये भी है, ये भी है, तो हम कैसे स्पष्ट करेंगे। तो इसकी सहायता हमको लेनी होगी देशांतर रेखा की। ये ऊपर से नीचे, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को, उसकी यही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इस संदर्भ रेखाओं को देशांतर रेखा या यामोत्तर रेखा, देशांतर रेखा या यामोत्तर रेखा कहते हैं। देशांतर रेखा का एक और नाम हमको मिल गया क्या, यामोत्तर रेखा। उसके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में। ये अर्ध वृत्त होते हैं और इसके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ते जाता है। ध्रुवों की तरफ जाने पर, बढ़ने पर घटते जाता है। जैसे देखिए यहाँ समझने के लिए ये बनाते हैं चित्र हम लोग, ये देखिए, और ये तो अर्धवृत्त हुआ। ये देशांतर रेखा ऊपर से नीचे आएगा, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। अब देखिए इसकी दूरी जो होगा, अब जैसे नारंगी क्या कहते हैं उसको, किसी फल की कल्पना कर सकते हैं जिसपे ऐसे ऐसे लाइनिंग होती है। तो देखिए कि यहाँ दूरी ज़्यादा रहेगा विषुवत की तरफ, लेकिन जैसे जैसे ध्रुव की तरफ बढ़ेगा इसका क्या होगा, दूरी यहाँ घटते गया, घटते गया, घटते गया। और इसको अर्धवृत्त कहते हैं। ये पूरा वृत्त नहीं है,
विषुवत रेखा की तरह या समानांतर रेखा की तरह। और ध्रुवों पर इसका क्या हो गया, शून्य हो जाता है। देखिए यहाँ कैसे शून्य हो गया ध्रुवों पर, यहाँ देखिए ये ध्रुवों पर जाके मिल गया यानी शून्य हो गया। जहाँ सभी देशांतरीय या मोटर आपस में मिलती है, जैसे यहाँ सभी मिल रहे हैं। अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय या मोटर की लंबाई समान होती है। जैसे ये वाली लंबाई जो होती है, ये इसका जो लंबाई हुआ सबका होगा, समान होगा। लेकिन हम देख रहे थे कि जब अक्षांश की बात कर रहे थे तो ये समान नहीं था, विषुवत पे सबसे बड़ा, उसके बाद ध्रुवों की तरफ जाने पर ही छोटा होते चला जाता है। जैसे देख सकते हैं यहाँ लाइनिंग छोटा होता चला गया ना, यही बात यहाँ कह रहा है। अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतर या मोटर की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन है। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनिच, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, उससे गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनना शुरू किया जाए। इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहा जाता है, जिसे 0 डिग्री देशांतर तथा यहाँ से 180 डिग्री पूर्व या पश्चिम की गणना करते हैं। जैसे इस चित्र में हम समझ सकते हैं, जैसे सब अगर लाइनिंग खींच दी है देशांतर रेखा का इस तरीके से, ये हो गया, ये हो गया, तो किसी एक को तो बेस मानना होगा दिशा के लिए ना, कि पूरब यहाँ से किधर होगा, पश्चिम किधर होगा। तो ये ब्रिटेन में एक जगह है ग्रीनविच, वहाँ से ये लाइन खींचा गया और इसको 0 डिग्री माना गया, जो ये है प्रमुख यामोत्तर, जिसको समय रेखा कहते हैं। इसको 0 डिग्री देशांतर मानते हैं। कितना है, 0 डिग्री देशांतर, और इधर को पूर्व माना गया और इधर पश्चिम, ठीक है। और इसके भी ठीक उल्टा इधर एक लाइन खींचा गया 180 डिग्री पर, ये प्रशांत महासागर में, जिसको आगे पढ़ेंगे क्या कहते हैं। प्रमुख यामोत्तर 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी की 2 बराबर समान भागों में पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करता है। जैसे देखिए ये 180 डिग्री की जो बात करें, इसको बीचों बीचों फार करता है, और पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी देशांतर और दक्षिणी देशांतर में, पूर्वी एवं पश्चिमी, सॉरी दक्षिणी नहीं, किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व एवं पूर्व के लिए अक्षर पूर्व तथा पश्चिम के लिए पवन स्वर उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम में उत्तर एक ही रेखा है। जैसे अब यहाँ से इसको पूर्व माने 180 डिग्री, तो इधर से देखेंगे तो ये भी पश्चिम 180 डिग्री ये रेखा मानेंगे। अब ग्लोब पर अक्षांश, समांतर रेखा तथा देशांतर या यामोत्तर के द्वारा बनी ग्रिड को देखें। अगर आपको किसी स्थान का अक्षांश एवं देशांतर का सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। देखिए, और मान लीजिए कि यहाँ पे इंडिया है, तो ये तो हम इसका अक्षांश रेखा बता सकते हैं, और ये वाला बता के देशांतर रेखा, तो इसके हम लोकेशन, इसका सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 66 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब वह बिंदु, जैसे अक्षांश रेखा ये इसको पकड़ लेंगे और देशांतर रेखा इसको पकड़, तो इसका लोकेशन हम लोग आसानी से बता सकते हैं। अब उस बिंदु को देखें जहाँ पे ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है, यह बिंदु धुबरी का सही स्थिति होगा। इसको समझने के लिए कागज पर एक समान दूरी वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए। ऊर्ध्वाधर रेखाओं को संख्या 1, 2, 3, 4 से क्षैतिज रेखा, ये समझने के लिए एक क्रियाकलाप दिया गया जिससे इस बात को आप आसानी से समझ सके। आगे देखते हैं। ये देखिए समय रेखा का इस चित्र दिया है समझने के लिए कि कौन सा लोकेशन कहाँ है। ये है इंग्लैंड वाला ग्रीनविच वाला लाइन, और इसी के ठीक 180 डिग्री पूरब या पश्चिम मानेंगे तो तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इसको कहेंगे। आगे देख सकते हैं।
समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी समय को मापने के लिए सबसे अच्छा साधन पृथ्वी और चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होते हैं, अतः स्वाभाविक है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी और सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सबसे लंबा होती है। ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे उच्चतम बिंदु पर होगा, उस समय यामोत्तर की स्थिति सभी स्थानों पर दोपहर होगी। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, यहाँ नोट करने वाली बात है, पृथ्वी किधर से चक्कर लगाती है, हमको दिखने में महसूस होता है कि सूर्य इधर से पूरब से पश्चिम जाता है, क्योंकि हम लोग का घूर्णन जो है पृथ्वी का किधर से होता है, पश्चिम से पूर्व की ओर। अतः वे स्थान जहाँ ग्रीनिच के पूर्व है, उसका समय ग्रीनिच समय से आगे। अब ग्रीनिच कहाँ हुआ हम लोग का, ये अगर ब्रिटेन में हुआ तो इधर वाला जो पूर्वी वाला भाग होगा उसको समय क्या होगा, आगे होगा, और जो पश्चिम में है उसका समय पीछे होगा। समय के अंतर की इस दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है, तो 4 मिनट में 1 डिग्री घूमेगी। इस प्रकार जब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजते हैं, तब ग्रीनिच से 15 डिग्री पूर्व समय होगा 60 मिनट पूर्व, यानी ग्रीनिच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात वह दोपहर का 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनिच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनिच समय से 1 घंटा पीछे होगा, यानी सुबह 11 बजे होंगे। इस प्रकार ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे होंगे और उस समय ठीक 180 डिग्री के मध्य रात्रि होगा। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में सबसे उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर, उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होता है। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतर यामोत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है। हम मानक समय क्यों अपनाते हैं? अलग अलग यामोत्तर पर स्थित स्थानों का स्थानीय समय में अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियाँ के लिए एक समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। जैसे अगर भारत में समय सारणी एक है, 82.5 डिग्री माना गया है, अगर अलग अलग माना जाता तो बिहार के ट्रेन से चलता तो यहाँ का टाइमिंग अलग हो जाता और यहाँ का टाइमिंग दिल्ली पहुँचने तक टाइमिंग अलग हो जाता। भारत में गुजरात के द्वारिका और असम के डिब्रूगढ़ स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होता है। इसलिए यह आवश्यक होता है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इस यामोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्व को मानक समयोत्तर माना गया है। इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। जैसे भारत का एकमात्र मानक समय रेखा है जो 82.5 डिग्री, ये उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाए। भारत इंग्लैंड के मैच के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू हुआ। मैंने हम देखते हैं, क्रिकेट देखने वाले समझ सकते हैं कि कभी कभी जब क्रिकेट मैच लंदन में होता है वहाँ के 2 बजे स्थानीय समय होता है, जबकि भारत में वो 7:30 बजे शुरू होता है, और जिसकी वजह से देर रात्रि तक मैच समाप्त होता है। क्या आप जानते हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच के समय का अंतर क्या है?
भारत ग्रीनविच के 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है तथा यहाँ समय करीब 2 बजे होंगे, तब भारत में समय शाम के 7:30 बजे होंगे। कुछ देशों की इसी वजह से वो रात तक मैच देखते रहा, यही कहानी आगे ऊपर बता रहा था। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, जैसे रूस का हम लोग देख सकते हैं, उसका देशांतरीय विस्तार मैप में जैसा देख सकते हैं काफ़ी लंबा है। हाँ, आगे यही बता, उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है और पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक क्षेत्र में 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। ये हम लोग का कंप्लीट हुआ ये चैप्टर। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।